नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। ओके फाइन, चलो सब ठीक। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे। मैंने आपको जुडिशरी स्टार्ट कराई थी और जुडिशरी में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से हम टॉपिक्स डील करेंगे। वी विल डील सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोक अदालत, और फाइनली हम आउट ऑफ इंडियन जुडिशरी विच इज एन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो भी हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, है ना। सुप्रीम कोर्ट अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ है, तो उसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुझे जहां तक याद है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एडवोकेट्स इन द सुप्रीम कोर्ट, है ना। और मोस्टली हम सब कुछ कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का, बचा क्या है हमारा, उसे हम डील करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो मोस्ट प्रोबेबली आज हमारा सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हम पढ़ेंगे पावर्स एंड jurisdiction, पावर्स एंड jurisdictions ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं अधिकार क्षेत्र। ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि भैया सुप्रीम कोर्ट की क्या शक्तियां होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स होती हैं, क्या उसके अधिकार क्षेत्र होते हैं, वो हम जानेंगे आज। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जुरिस्डिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शंस या पावर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये पूरा पहले मिटा दूं। चलो, तो इसके अंतर्गत पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो पहले आप एक बार जान लें। इसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है बच्चों, उसके बाद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वास्तविक कार्य अधिकार क्षेत्र। ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलीय अधिकार क्षेत्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सलाहकारी अधिकार क्षेत्र। बच्चे, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होता है वो आपका आर्टिकल 131 में आता है। रिट जुरिस्डिक्शन आपका आर्टिकल 32 में आता है। सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 32। अपीलेट जुरिस्डिक्शन बच्चों आपका आर्टिकल 132 से लेके 134 तक आता है, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो होता है वो आपका आर्टिकल 143 में आता है। ठीक है, चलो, तो एक एक करके पहले ये चारों जुरिस्डिक्शन हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अदर पावर्स हम देखेंगे। तो जुरिस्डिक्शन में मेनली आपके ये चार जुरिस्डिक्शन होते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 131, रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 32। प्लीज डू रिमेंबर आर्टिकल 32 है ये। अपीलेट जुरिस्डिक्शन यानी सलाहकारी, नहीं, अपीलेट तो अपीलीय हो गया ना। हाँ, अपीलीय अधिकार क्षेत्र अंडर आर्टिकल 132 से 134। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यानी सलाहकारी अधिकार क्षेत्र अंडर आर्टिकल 143। So these are the four important jurisdiction of Supreme Court. Let me discuss all of these one by one. Okay? एक एक करके हम इन सबको पढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो पहला अधिकार क्षेत्र है वो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन।
ये पहला तो प्रश्न आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से बच्चों ये बन जाता है कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो ये आर्टिकल 131 में आता है। किस आर्टिकल में आता है बच्चों? आर्टिकल 131 में ये आता है आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता क्या है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है वास्तविक अधिकार क्षेत्र। इसका अर्थ है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति होती है कुछ निर्धारित केसों को डील करने की। ठीक है, अब आप समझो जरा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास हैज एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव पावर होती है टू डील केसेस लाइक। कैसे? पहले मैं लिख देती हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। सेंटर वर्सेस स्टेट, सेंटर प्लस कुछ स्टेट वर्सेस अदर स्टेट्स, स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स। मतलब यहां पे हमें दो टर्म समझनी है, एक तो एक्सक्लूसिव और एक ओरिजिनल का मतलब। देखिए बच्चों, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिन्हें केवल और केवल डिसाइड करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। भारत की कोई भी अन्य अदालत इन केसेस को, इन मामलों पर कोई फैसला नहीं सुना सकती। केवल और केवल ऐसे केसेस को डील कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इन मामलों पर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी, सुप्रीम कोर्ट ही फैसला सुनाएगी। तो कौन? ओरिजिनल का मतलब है कि ऐसे मुद्दे डायरेक्ट किस में सुने जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, बाय द वे ऑफ अपील, अपील के तरीके से नहीं आएंगे। ठीक है, ओरिजिनल का मतलब है कि कुछ ऐसे मुद्दे जिन्हें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास में वो जाएंगे, अपील के माध्यम से ऐसे मुद्दे नहीं जाएंगे कि भैया पहले हाई कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया, फिर अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला सुनाएगी ना। अपील के तरीके से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट इन मुद्दों को हक है कहां पर जाने का? सुप्रीम कोर्ट में जाने का। और एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इन मुद्दों पर फैसला सुनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो अब जानते हैं कि ऐसे केसेस कौन से हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल एज वेल एज एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आते हैं। वो है सेंटर वर्सेस स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में कोई विवाद हो जाए, या सेंटर और कुछ स्टेट एक तरफ है वर्सेस कुछ और स्टेट्स, या स्टेट्स के बीच में कोई विवाद हो जाए। अब यहाँ पर आप मुद्दों को देखकर ही समझ गए होंगे कि क्यों इन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ही सुना सकती है। मान लीजिए आज सेंटर में और कोई दूसरा स्टेट है, उसमें कोई विवाद हो जाए, और अगर ऐसा विवाद को डील करने की शक्ति हाई कोर्ट के पास भी होती तो हाई कोर्ट पार्शियलिटी कर सकती है, क्योंकि वही हाई कोर्ट जो एक फैसला सुनाएगी, केस सुनाएगी। मान लो आज सेंटर में और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में कोई विवाद हो जाता है, तो अगर उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है अगर वो उसमें फैसला सुनाएगी तो वहां पर पार्शियलिटी होने के पूरे चांसेस हैं कि वो अपने स्टेट को फेवर करेगी। तो कोई पार्शियलिटी ना हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे मुद्दों को डील करती है जहां पर सेंटर और स्टेट के मध्य कोई विवाद होता है। सेंटर और कुछ स्टेट मिल जाते हैं एक तरफ और कुछ दूसरे स्टेट एक तरफ, और या स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है इनके बीच में, तो ऐसे मुद्दे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे। किसके? सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 131 में। एम आई क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, ये हटाऊं अब? अच्छा, जल्दी से पहले इसे लिख लो तुम, ठीक है, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ।
मिटा दूं? ऐसा पहला मुद्दा जो आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, ऐसा केस का जो पहला मुद्दा आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, वो आया था 1961 में। जो पहला केस आया था ऐसा सुप्रीम कोर्ट के पास, वो 1961 में आया था, जिसमें सेंटर वर्सेस वेस्ट बंगाल के बीच में कोई विवाद हुआ था। ठीक है, तो ऐसा पहला मुद्दा जो आया था वो आया था सेंटर और वेस्ट बंगाल के बीच में विवाद को लेकर, ऐसा पहला केस आया था। तो आपसे कोई पूछ ले कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में पहला केस कब आया था, तो 1961 में आया था। सेंटर और वेस्ट बंगाल के बीच में कोई विवाद रहा था, उसको लेकर आया था। ठीक है, लेकिन बच्चों ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस काफी सारे हैं, लेकिन आपको जो मेनली याद रखना है वो याद रखना है वाटर डिस्प्यूट। जो राज्यों के बीच पानी को लेकर विवाद होता है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा बहुत सारे और हैं, आई थिंक वो जानने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो वाटर का जो डिस्प्यूट होता है, जैसे कावेरी और नदी को लेकर विवाद चलता रहता है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, तो ऐसे विवाद जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते हैं। तो वाटर डिस्प्यूट इसके एक्सेप्शंस हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई समझौता किया गया हो कोई राज्य या स्टेट के बीच में, मतलब राज्य या सेंटर के बीच में, या कोई दो राज्यों के बीच में, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, वो भी इसका एक्सेप्शन है। या राज्य जो है अपने किसी डैमेज की रिकवरी की मांग कर रहे हो सेंटर से, वो भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देती है, उसके मैटर जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते। तो आपको मेनली जो याद रखना है वो याद रखना है कि वाटर डिस्प्यूट, पानी से संबंधित जो मुद्दे होते हैं वो इसके एक्सेप्शन है। क्लियर है? सो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आपका क्लियर है? ओके, लेट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, आपका नेक्स्ट ज्यूरिसडिक्शन है बच्चों रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन किसमें आता है? आर्टिकल 32 में। और रिट ज्यूरिसडिक्शन अलग से ही मैं टॉपिक रिट पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सुप्रीम कोर्ट पढ़ाने से पहले जो मैंने लास्ट मतलब क्लास में पढ़ाया था आपको, वो रिट ज्यूरिसडिक्शन ही था। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन आप उस वीडियो से जाके पूरा देख लेंगे। आर्टिकल 32 में आता है रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैंने वहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों का रिट ज्यूरिसडिक्शन में अंतर बताया है, टाइप्स ऑफ रिट बताई है, वो पूरा मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो वो आप वहां से जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हियर अगेन। ओके, मैं वापस से यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड दिस रिट ज्यूरिसडिक्शन फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। ठीक, चलिए, तो रिट ज्यूरिसडिक्शन कि भाई अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वा वारंटो, सर्शियोरारी और प्रोहिबिशन, वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तीसरा ज्यूरिसडिक्शन जो होता है, तीसरा ज्यूरिसडिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो होता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलीय ज्यूरिसडिक्शन। और ये बच्चों आपका 3 प्रकार की अपील होती है। कितने प्रकार की होती है? एक चौथी भी होती है, उसे हम अलग से डील करेंगे। ठीक है, 3 प्रकार की अपील होती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, संवैधानिक अपील, एक होती है सिविल अपील, और एक होती है क्रिमिनल अपील। ठीक है, ये आती है आपकी आर्टिकल 132 में, ये आता है आपका आर्टिकल 133 में, और ये आता है आपका आर्टिकल 134 में। तो ये 3 प्रकार की मेनली अपील होती है। पहले आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें। देखिए, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बनी थी, मैंने आपको बताया था कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बनी है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के जगह पर। ठीक है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं थी
तो हाईएस्ट जो अपील की जो बॉडी होती थी वो होती थी ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। ब्रिटिश फेडरल कोर्ट तो थी हमारी जब हम आजाद नहीं थे, तो एक होती थी ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल, ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। ठीक है, तो जब हमारी सुप्रीम कोर्ट नहीं थी तब हुआ करती थी ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल, और ये हाईएस्ट बॉडी हुआ करती थी, हाईएस्ट बॉडी हुआ करती थी फॉर अपील के लिए, कि ये आखिरी ऑप्शन था जहां पर आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ गई तो यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिप्लेस कर दिया इसको, इट इज रिप्लेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसको किसने रिप्लेस कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट बॉडी बन गई किसके लिए? अपील के लिए। एम आई क्लियर विद दिस और नॉट? कि भैया पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं थी तब हाईएस्ट बॉडी ऑफ अपील, जो हाईएस्ट एक संस्थान था जहां पर कोई जाके अपील कर सकता है, वो थी आपकी ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। ठीक है, फिर 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अस्तित्व में आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सबसे पहली चीज फेडरल कोर्ट जो थी ऑफ इंडिया की उसकी जगह ली, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको भी हटा दिया। ये जो संस्था है, ये जो इंस्टीट्यूशन था, उसे भी रिप्लेस कर, उसे भी हटा दिया। यानी हाईएस्ट बॉडी ऑफ अपील जो पहले ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल हुआ करती थी, अब कौन बन गई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले भारत में अपील की सबसे बड़ी बॉडी कौन हुआ करती थी, तो ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। एम आई क्लियर विद दिस और नॉट? अच्छा, ये तो आपका बैकग्राउंड था। अब ये समझो ये चार्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, सिविल अपील और क्रिमिनल अपील। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अपील? अपील का अर्थ होता क्या है? अपील से हमारा तात्पर्य क्या है? समझिए, मान लीजिए आप गए, कोई केस हुआ, आप गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपील करेंगे कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। यानी हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके अगेंस्ट, उस फैसले के अगेंस्ट, उस वर्डिक्ट के अगेंस्ट आपके पास एक और उपचार है, कहां जाने का? सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का। तो उसे कहते हैं बाय अपील, कि अपील के द्वारा अब वो मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा और उस पर जो आखिरी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। इसे हम कहते हैं अपील। कि अगर निचली अदालतों के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस फैसले के अगेंस्ट कहां पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अपील, इसे कहते हैं हम अपील। तो अपील कितने प्रकार की हो सकती है कि केस, और ये डिपेंड करता है कि केस का नेचर कैसा है, वो मैटर कैसा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अपील हो सकती है। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनका मीनिंग हमें क्लियर नहीं है। मान लीजिए कोई हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे किसी वर्ड का मीनिंग दिया, किसी वर्ड का इंटरप्रिटेशन किया, और मान लीजिए आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपील कहां पर करोगे? जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे कि भाई हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी इस वर्ड का ये इंटरप्रिटेशन दिया है, ये मतलब निकाला है, और हमें ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। तो आप अपील कहां पर करोगे बच्चे? तो आप अपील सुप्रीम कोर्ट में करोगे। तो ऐसे मामलात में जो अपील की जाती है उसे कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, संवैधानिक अपील। और इस संवैधानिक अपील किसमें आती है? आर्टिकल 132 में आती है। दूसरी अपील होती है आपकी सिविल अपील। कोई ऐसे मामले जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है, लैंड से रिलेटेड मामला है, तो ऐसे किसी मामले से रिलेटेड कोई मैटर हाई कोर्ट में पहुंचा, आप संतुष्ट नहीं हैं हाई कोर्ट के फैसले से, तो ऐसे मामले में आप अपील कहां पर करोगे? सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो कुछ ऐसे मुद्दे जो प्रॉपर्टी से, लैंड से संबंधित होते हैं, अगर उनमें कोई अपील की जाती है तो वो क्या कहलाती है? सिविल अपील कहलाती है, अंडर आर्टिकल 133 में। अब मान लीजिए कोई क्रिमिनल मुद्दा होता है, मर्डर वगैरह का और डिफरेंट टाइप के क्राइम्स का, हाई कोर्ट ने कोई सजा सुनाई, हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया,
आप संतुष्ट नहीं है फैसले से, तो अगर क्राइम से रिलेटेड मैटर्स में आप अपील करते हैं सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल अपील कहते हैं। अंडर आर्टिकल 134 में ऐसे अपील का प्रावधान दिया गया है। एम आई क्लियर विद दिस अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? कि भैया 3 प्रकार की अपील होती है, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, संवैधानिक अपील जिसमें संविधान से रिलेटेड मुद्दों के मामले में अपील की जाएगी, सिविल अपील जहां पर प्रॉपर्टी, लैंड मतलब लैंड डिस्प्यूट, इन सब से रिलेटेड अपील की जाएगी, और क्रिमिनल अपील जो भी क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं, मर्डर वगैरह एक्सेट्रा, उनके मामलों में जो अपील की जाती है, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 134 विच टॉक्स अबाउट द क्रिमिनल अपील। क्लियर है? ओके। और सबसे पहले हाईएस्ट बॉडी ऑफ अपील कौन हुआ करती थी? ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। क्लियर है क्या ये? फाइन। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी हो गया हमारा। अब बचता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। जो चौथा है आपका वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सलाहिय या सलाहकारी जुरिस्डिक्शन। और बच्चे इसका आर्टिकल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस जुरिस्डिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू हैव टू रिमेंबर दिस जुरिस्डिक्शन एंड द आर्टिकल रिलेटेड टू दिस जुरिस्डिक्शन। आपको ये अधिकार क्षेत्र याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। Am I clear on this or not? So ये आता है आपका आर्टिकल 143 में। आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 143 के अंतर्गत वो आता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भैया इसमें आता क्या है। इसमें क्या है कि पहले मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ। प्रेसिडेंट कैन seek any advice from Supreme Court on any matter of fact। अब नाम से समझ में आ रहा है सलाह। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती, सॉरी, इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मुद्दा, जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मुद्दा है, कोई भी मुद्दे पर सलाह ले सकता है। ठीक है। क्या बताया मैंने आपको बच्चों? कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है क्या लेने की? सलाह लेने की। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। ऑन एनी मैटर, किसी भी मामले में, जो भी इंपॉर्टेंट मामला है, जो भी प्रेसिडेंट को लगता है, तो किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने का अधिकार प्रेसिडेंट रखता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143। इसको हम बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे, वो क्या बात है कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले में प्रेसिडेंट को सलाह दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मामला पॉलिटिकल नेचर का है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से मना भी कर सकती है। और ऐसा ही प्रेसिडेंट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले पर प्रेसिडेंट को सलाह दी, तो उस सलाह पर काम करे या ना करे, ये प्रेसिडेंट का अपनी इच्छा है। समझ पा रहे हैं? यानी सलाह देना या ना देना, मतलब सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं है। हालांकि कुछ केसेस में सलाह देनी होती है, देनी ही पड़ती है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है वो कुछ केसेस। तो ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मना भी कर सकती है। ठीक उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को जो सलाह दी, उस सलाह पर प्रेसिडेंट काम करे, ये भी प्रेसिडेंट पर कोई बाध्य नहीं है। Am I clear with this? This is advisory jurisdiction of Supreme Court. आर्टिकल 143। आपसे प्रश्न ऐसे आ सकता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी मैटर में, किसी मैटर ऑफ फैक्ट में सलाह मांग सकता है। यह प्रावधान किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 132, 140, 141, 143। तो आप क्या टिक कर दोगे फटाफट से? आर्टिकल 143। Am I clear with this or not? Okay, fine. तो इस तरह से जो आपके मेन 4 जुरिस्डिक्शन थे वो खत्म हो गए हैं।
अब हम बात करते हैं अदर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की अन्य विशेष शक्तियां। अदर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बच्चों इसमें आप एक आर्टिकल याद रखोगे, आर्टिकल 129। आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आपसे प्रश्न सीधा ही पूछ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल में कहा गया है? सो आर्टिकल 129 में कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है, ये क्या चीज है? तो इसका मतलब हम समझते हैं। देखिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जो भी जजमेंट दिए, जो भी निर्णय दिए, वो सारे जो भी ऑर्डर्स दिए, उन सारे जजमेंट्स को, उन सारे निर्णय को सुरक्षित करके रखा जाएगा, रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। क्यों रिकॉर्ड करके रखा जाएगा भाई? ताकि जो निचली अदालतें हैं, जो इंफीरियर कोर्ट्स हैं, वो उनको एक तरह से उदाहरण मिल सके कि अच्छा ऐसा केस आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जजमेंट सुनाया था। अगर हमारे पास भी, निचली अदालतों के पास भी कोई ऐसा केस आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के नक्शे कदम पर ही चलेंगे। इसका ये मतलब है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का, कि सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चों, उसके सारे ऑर्डर्स को, उसके सारे जजमेंट्स को रिकॉर्ड करके रखा जाएगा, उसको सुरक्षित करके रखा जाएगा, ताकि वो एक उदाहरण बन सके निचली अदालतों के लिए कि अच्छा ऐसे केस में हमें इस प्रकार फैसला सुनाना है, इस केस में हमें ऐसा ऑर्डर देना है। Am I clear with this or not? कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसमें कहा जाता है? आर्टिकल 129 में। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई अवहेलना करता है, सुप्रीम कोर्ट के कोई आदेश को मानने से मना कर देता है, तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझा जाएगा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को सजा भी सुना सकती है। क्लियर है ये तो? अच्छा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आप आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 130। आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ या नहीं, मैं एक बार और इसे बता देती हूँ अगर मैंने नहीं बताया होगा तो। आर्टिकल 133 बात करता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है उसकी बात करता है। सुप्रीम कोर्ट की सीट कहां पर है बताओ मुझे जरा? दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट की सीट जो है वो दिल्ली में है, लेकिन यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे, यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश चाहे, तो इस सीट को चेंज कर सकता है। लेकिन सीट को चेंज करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ऐसा 2 बार हुआ भी है जहां पर सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेस कहीं दिल्ली के अलावा कहीं और लग गई थी। आई थिंक एक बार जम्मू एंड कश्मीर में और एक बार हैदराबाद में। ठीक है, तो आर्टिकल 130 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सीट की बात करता है जो कि दिल्ली में है, और ये भी कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो इस सीट को चेंज कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन की, प्रायर परमिशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक आता है आपका आर्टिकल 13। जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको आर्टिकल 13 बताया था। बच्चे, आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू का। किसकी? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनः अवलोकन की बात करता है आर्टिकल 13। ये फंडामेंटल राइट ही है आपका। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है मैंने जब आपको फंडामेंटल राइट एक्सप्लेन किए थे तब मैंने आपको बताया था। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज रिलेटेड टू योर सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनः अवलोकन की शक्ति होती है, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति होती है। इसका क्या अर्थ है? पहले तो आप ये देखेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में आता है ये। इसका अर्थ ये है कि यदि पार्लियामेंट या मतलब या स्टेट लेजिस्लेचर, मोटे मोटे तौर पे अगर हम बोल दें तो सरकार, तो ऐसा कोई लॉ बना दे, ऐसा कोई कानून बना दे जो हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना कर रहा है या उसे वायलेट कर रहा है, किसी भी प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्राडिक्टरी है,
तो ऐसे लॉज को, ऐसे कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। तो ये जो खारिज करने की शक्ति होती है इसे कहते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। और मैंने आपको जब सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है हमने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। क्लियर है? जुडिशियल रिव्यू, इसे लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, फंडामेंटल राइट्स में मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने वर्बली तो पूरा बता ही दिया है आपको जुडिशियल रिव्यू। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक और शक्ति होती है जिसे हम जो आती है आपकी आर्टिकल 136 में। आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं एसएलपी। क्या बोलते हो? एसएलपी। तो आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएलपी? एसएलपी की पूरी मतलब फुल फॉर्म है क्या? तो स्पेशल लीव पिटीशन। ये स्पेशल लीव पिटीशन किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 136। समझते हैं जरा ये क्या है। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपील में आ रहा है, ना क्रिमिनल अपील में आ रहा है, ना सिविल अपील में आ रहा है, तो कोई ऐसा मुद्दा कोई व्यक्ति स्पेशल लीव के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है स्पेशल लीव के द्वारा, ठीक है। तो कोई यानी डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है स्पेशल लीव के द्वारा, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की अपील ही होती है, अपील बाय स्पेशल लीव, ठीक है। तो ऐसी कोई मुद्दा जो उन तीनों में से किसी में कवर नहीं किया गया है, तो ऐसे के खिलाफ यदि आपको अपील करनी है, ठीक है, या पब्लिक इंटरेस्ट में आपको एक अपील करनी है कोई, तो स्पेशल लीव पिटीशन नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो आपके पास PIL होता है, सॉरी। तो स्पेशल लीव पिटीशन वो काम आती है वहां पर। समझ गए? तो आपसे उतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, आपसे सिर्फ इतना पूछ लेंगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLP, दैट इज स्पेशल लीव पिटीशन। और आपसे पूछ सकते हैं कि भैया स्पेशल लीव पिटीशन किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 136 में आता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप याद रखेंगे, ये स्पेशल लीव पिटीशन ये डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की। आप अगर स्पेशल लीव के द्वारा अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है। चाहे तो आपकी अपील को एडमिट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, चाहे तो तुरंत खारिज कर देगी, क्योंकि उसकी ये पावर डिस्क्रिशनरी, इच्छित है, मन मर्जी की पावर है कि अगर उसका मन हुआ सुप्रीम कोर्ट का तो स्पेशल लीव से अगर आप अपील कर रहे हैं किसी मुद्दे में तो एडमिट कर ले, चाहे तो इनकार भी कर सकते कि भैया हम नहीं सुन रहे इस मुद्दे को। क्यों? क्योंकि ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, उसकी इच्छित शक्ति है, उसकी जैसी इच्छा चाहे वो वैसा कर सकती है। दूसरा, आप कोई भी अपील अगर स्पेशल लीव को लेकर कर रहे हैं तो जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स ने जो फैसला सुनाया है उसके खिलाफ आप स्पेशल लीव पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है? मिलिट्री कोर्ट्स या मिलिट्री ट्रिब्यूनल या कोर्ट मार्शल, जो भी आप कहें, ठीक है। तो जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स होती हैं उनके खिलाफ आप स्पेशल लीव पिटीशन के द्वारा अपील नहीं कर सकते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर है अंडर आर्टिकल 136। एम आई क्लियर विद दिस और नॉट? फाइन। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक और पावर की सुप्रीम कोर्ट की, जो आती है आपके आर्टिकल 137 में। आर्टिकल 137 में दैट इज कॉल्ड पावर टू रिव्यू। पावर टू रिव्यू। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि तो पहले बता चुकी हैं आप जुडिशियल रिव्यू। नो, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो, दैट इज डिफरेंट केस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड पावर टू रिव्यू। क्या डिफरेंस है? जुडिशियल रिव्यू आपका आर्टिकल 13 में आता है, ठीक है, वहां से डिराइव्ड है, और जो पावर टू रिव्यू है ये आपका आर्टिकल 137 में आता है। समझिए जरा, जुडिशियल रिव्यू में क्या था कि सरकार ने कोई ऐसा लॉ बना दिया है, कोई ऐसा कानून बना दिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो ऐसे कानून को खारिज करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसे हमने बोला था जुडिशियल रिव्यू।
पावर टू रिव्यू का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट पर रिव्यू करती है, अपने ही जजमेंट को पलट देती है, उसे हम कहते हैं पावर टू रिव्यू। कई बार हमने देखा कि भाई कुछ ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा और दूसरे केस में अपने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, तो ऐसा करने का अधिकार आर्टिकल 137 देता है, पावर टू रिव्यू। इसका मतलब होता है रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, अपने ही जजमेंट पर, अपने द्वारा सुनाए गए पूर्व जजमेंट पर रिव्यू करना। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू और पावर टू रिव्यू में? जुडिशियल रिव्यू में ऐसे कानून को खारिज करना जो सरकार ने बनाया है, जो भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है। पावर टू रिव्यू का मतलब है अपने ही जजमेंट पर पुनः विचार करना, अपने ही जजमेंट को बदलने की जो शक्ति होती है वो पावर टू रिव्यू कहलाती है, विच कम्स अंडर आर्टिकल 137। और जो जुडिशियल रिव्यू था वो आता है आपका आर्टिकल 13 में, विच इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? अब कभी कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? ओके फाइन, ठीक है। मिटा दो। मेरे हिसाब से अब तो कुछ नहीं बचा सुप्रीम कोर्ट में, है ना? सब हम कर चुके हैं, जजेस को हटाने का पूरा प्रक्रिया हम कर चुके हैं, तो हमारी पूरी सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फिनिश होती है। जो लास्ट टॉपिक था आपका सुप्रीम कोर्ट में वो पावर्स एंड जुरिसडिक्शंस ही थे सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा सुनो, यहाँ पर दो तीन चीजें और समझ लो। चलो, एक होती है क्यूरेटिव पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, ये हमारे संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। इट इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है, ऐसा कोई नाम की पिटीशन हमारे संविधान में नहीं है। इट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, इट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के ही दिमाग की उपज है। क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी कोई, ठीक है, अब आपके पास सारे रास्ते बंद हैं, ये आखिरी मौका होता है, इट इज द लास्ट चांस कि आप अपील कर सकते हैं, ये लास्ट चांस होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। तो क्यूरेटिव पिटीशन किसी भी केस में अगर आपको अपील करनी है वापस से जजमेंट के खिलाफ, तो इट इज द लास्ट ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन भी आपका खारिज हो जाता है, फिर आपके पास भारतीय संविधान में तो मतलब फिर आपके पास भारत में तो इससे बड़ा कोई उपचार अब है नहीं, ठीक है। तो इट इज द लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी व्यक्ति के पास अपने केस के जजमेंट में कोई परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। ये कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है, इट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के दिमाग की ही उपज है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आप याद रखेंगे, PIL। PIL बच्चों से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL। इसे हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज कॉल्ड जनहित याचिका, ठीक है। इसे कोई भी फाइल कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्शंस भी है जो अपनी बात जो है सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय तक नहीं पहुंचाते हैं, तो उनके बिहाफ पर बहुत ही पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जनहित के लिए कोई याचिका जो दायर की जाती है किसी भी सेक्शन के वेलफेयर के लिए, उसे हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देयर आर सो मेनी सेक्शन इन अवर इंडिया, बेसिकली द वीकर सेक्शन व्हिच डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी टू गो फॉर जुडिशरी फॉर गेटिंग जस्टिस, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज, उनके पास ना तो नॉलेज होती है, ना ही पर्याप्त संसाधन होते हैं अपनी बात को ऊपर तक ले जाने के लिए। तो जनहित के लिए जो याचिका दायर की जाती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उसे हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो आपसे सिर्फ इतना पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या आपसे पूछ लिया जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहते हैं, या इसको
व्यवहार में इसको लाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इनको लाने वाले व्यक्ति थे जस्टिस पीएन भगवती, पीएन भगवती एंड कृष्णा अय्यर, एंड जस्टिस कृष्णा अय्यर। मोस्टली आपके ऑप्शन में ये होता है क्योंकि इन्हीं का मेन कंट्रीब्यूशन था। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका को कौन लेकर आए, इसको किसने शुरू किया? तो जस्टिस पीएन भगवती ने शुरू किया, और इनका साथ कृष्णा अय्यर ने भी दिया था, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने भी। तो आपके ऑप्शन में बहुत सारे जजेस का नाम दे सकते हैं और उनमें एक नाम पीएन भगवती जी का भी होगा, तो आपको इस पर टिक करना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिनिश हो जाता है। और आगे जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे हाई कोर्ट्स की। हाई कोर्ट तो छोटा ही है, उसमें इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एक क्लास आई थिंक पर्याप्त होगी 40-45 मिनट की। ठीक है, और आधा घंटा मुश्किल से आगे का वाला सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और लोक अदालत और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इज समहाउ अ बिग टॉपिक जो हमारा आज फिनिश हो गया है। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ लेना। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।